हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बेटे कक्षा 12 के एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और उस नए चैप्टर का जो नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता। तो अंग्रेजी में ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि अधिकतर आप लोगों को ये सुनेगा हिंदी में इसका नाम लेते हुए बहुत कम लोग सुने, मतलब आप लोग सुनोगे बहुत कम लोगों को। तो इंग्लिश में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो अगर मैं ये कहूं कि यहां से हम एक चैप्टर की शुरुआत नहीं, एक नए गणित की शुरुआत कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं होगी, क्योंकि अगर आप ध्यान दें कि चैप्टर नंबर 1, सॉरी चैप्टर नंबर ये जो 5 है, फिर मैं बात करूं चैप्टर नंबर जो 6 है, चैप्टर नंबर जो 7 आएगा, चैप्टर नंबर जो 8 है, चैप्टर नंबर जो 9 है, ये जो 5 के 5 चैप्टर है ना, ये 5 के 5 चैप्टर कहलाते हैं कैलकुलस। कैलकुलस का हिस्सा है ये, कैलकुलस का हिस्सा है ये आपके पास में कैलकुलस, ठीक है ना। कैलकुलस हिंदी में इसको कलन कहते हैं। क्या कहते हैं? कलन। और सबसे बड़ी और जो दमदार और मजेदार बात है बेटा वो ये है कि पेपर के अंदर इन 5 चैप्टर यानी कि कैलकुलस की भागीदारी 44 मार्क्स की होती है। मतलब अगर आपने सिलेबस पे नजर बनाई होगी तो ये 5 चैप्टर आपको 44 नंबर दे के जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हुआ। 100 में से 44 नंबर इन 5 चैप्टर से आ रहे हैं तो बहुत बड़ा हिस्सा है, कम हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब आप कतई भी बिल्कुल भी इनको हल्के में लेके चल नहीं सकते। 12वीं पास करनी है, ढंग से पास करनी है, तो इसका मतलब है इन चैप्टर्स को ढंग से करना होगा। और सबसे बड़ी और जरूरी बात क्या होती है कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9, ये सारे एक दूसरे से कड़ी जुड़े हैं। बिल्कुल ठीक है ना। कड़ी से कड़ी जुड़ने का मतलब ये है कि अगर आप लोग, मैं ये मान के चलूं कि अगर आपने 5 चैप्टर को ढंग से नहीं करा तो इसकी प्रबल संभावना, प्रबल नहीं पूरी 100% संभावना है कि ये सारे के सारे चैप्टर आगे के आपके सर के ऊपर से निकल जाएंगे, आपको धेला समझ में नहीं आएगा। बात मेरी समझ रहे हो? तो मतलब मैं इतनी बात आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, 44 नंबर का हिस्सा है और मैं शुरुआत कर रहा हूं आज इसकी। और एक और बता दूं मैं बात, बहुत इजी है। बहुत बच्चों के मुंह से आप ये सुन सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं कि वो कहेंगे कि नहीं भाई बहुत टफ एरिया है, बहुत टफ हिस्सा है ये गणित का। नहीं, कोई भी गणित कठिन नहीं होता, कोई भी चैप्टर कठिन नहीं होता। डिपेंड करता है कि आप उसमें का आपका इंटरेस्ट किस तरीके से बन रहा है उस चैप्टर के अंदर। पहली बात, आपको इंटरेस्ट बनाना चाहिए। इंटरेस्ट बनाओगे, बनाना पड़ेगा, मजबूरी है। 44 नंबर लाने जरूरी है मेरे भाई। अगर आप लोग इसमें इंटरेस्ट लेने लगे, बहुत सरल है, मैं आपको बता दूं बहुत सरल है। अगर आपने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया, फिर समय देना शुरू करा, भाई जब इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ते हुए तो आप समय भी दोगे उसके अंदर, फिर छोटी छोटी बातें आपको समझ में आने लगेंगी। और जब इसकी छोटी छोटी बातें कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो फिर आपको लगेगा कि नहीं यार मजा आ गया, चैप्टर आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े सवाल मेरी जिम्मेदारी है आपको बहुत प्यार से समझाने की, लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों को थोड़ा इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। भागा दौड़ी से इसमें निकलने की कोशिश ना करना, नहीं तो कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। और ज्यादा जानकारी के लिए अपने आसपास के बच्चों से बात कर लेना जो 12वीं पास करी है जिन लोगों ने, और जिनके नंबर अच्छे नहीं आए हैं, तो वो यही कहेंगे कि यार ये वाला पोर्शन हमारा कमजोर था, छठा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां चैप्टर में थोड़ी मतलब हमें समझ नहीं आया है। अब जैसे कि शुरुआत है, हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 की। तो चैप्टर नंबर 5 का जो चैप्टर है बहुत सरल चैप्टर है। आज हम इसकी बिल्कुल बेसिक बातों से शुरुआत करेंगे और मैं इस बात से भी बचूंगा आपको बताने से, मैं ज्यादा भारी भरकम बातें करने से बचूंगा। मैं आपको सीधी और साधारण भाषा का इस्तेमाल करते हुए कोशिश करूंगा कि आपको इस चैप्टर का जो मूल सिद्धांत है, जो मूल कॉन्सेप्ट है, वो समझ में आ जाए, ताकि आपको लगे कि हाँ यार अब सवाल हल हो रहे हैं, तो मजा आने लगे। तो मैं चाहूं तो उसको बहुत गहराइयों में जाके भी पढ़ा सकता हूँ इस चैप्टर को, ठीक है, जबकि मैं आगे जाके मैं बातें सब करूंगा, टेंशन नहीं है। लेकिन आज के इस लेक्चर के अंदर बेटे मैं थोड़ा सा आपको ऐसा महसूस कराना चाहता हूं, ऐसा फील कराना चाहता हूं कि ये चैप्टर आपको आसान लगे। और अगर ये आसान लगेगा तो नीचे की कड़ियां जुड़ती चली जाएंगी, ये भी आसान लगनी शुरू हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। तो आज हम लोगों को जो बेसिकली पढ़ना है ना, वो पढ़ना है सातत्य। हाँ, एक और बता दूं, चैप्टर नंबर जो 5 को भी अगर हम क्लासीफाई करें तो इसके अंदर जो एक्सरसाइज है
5.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, आई थिंक 5.8 तक सिस्टम चलेगा इसके अंदर, ये है ना। किताबें मैं उठा लेता हूँ। 5.8 तक मुझे लग रहा है, जो कि मुझे पता है, पिछले साल भी हमने करवाया था ये पूरा चैप्टर। 5.7 भी आ गया एंड 5.8। मजे की बात क्या है बेटा कि हम लोग पहली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे सांतत्य, है ना, इनकी कॉन्टिन्यूटी को पढ़ेंगे इस पहले टॉपिक को। बाकी सब के अंदर हम अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। अवकलन का पूरा पोर्शन है। अवकलन का ये नीचे का जो 5.2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 की 6 एक्सरसाइज आपको अवकलन की पढ़नी है, डिफरेंशिएशन की पढ़नी है। और ये डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज पढ़ोगे ना, तभी जाकर के चैप्टर 7 के अंदर समाकलन कर पाओगे, जिसमें से बड़े बड़े सवाल मिलते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये जो अवकलन का हिस्सा है, ये बड़ा जानदार हिस्सा है, ठीक है ना, अवकलन का जो हिस्सा है। तो मेरे भाई, मैं आज एक्सरसाइज 5.1 के बारे में बात करूंगा, इसका इंट्रोडक्शन करूंगा, और इसके अंदर हम सांतत्य, कुछ लोग इसको सत्यता भी कहते हैं, और मैं तो ये कहूंगा कॉन्टिन्यूटी ध्यान रखो, इंग्लिश में ध्यान रखो कॉन्टिन्यूटी, थोड़ा समझ में भी आएगा। कॉन्टिन्यूटी का अर्थ समझ भी पा रहे होंगे, कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, उसका अर्थ आपको थोड़ा फील भी हो रहा होगा। सांतत्य का अर्थ फील नहीं हो रहा, कॉन्टिन्यूटी का अर्थ कैसे फील हो रहा होगा कि जैसे मान के चलो कि आपकी स्कूल जाने की कॉन्टिन्यूटी है, आप मैं तो कंटिन्यूअस स्कूल जाता हूँ, है ना, या फिर आपकी खेलने की कॉन्टिन्यूटी है, आपकी पढ़ने की कॉन्टिन्यूटी है ना। तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब कितना लगातार कोई चीज है, कोई लगातार कितने हैं, ब्रेक नहीं हो रही है, बीच में टूट नहीं रही है। आप लगातार स्कूल जा रहे हो, पहली तारीख को गए, दूसरी तारीख को गए, तीसरी तारीख को गए, चौथी तारीख को गए, पांचवी को गए, छठी को गए, 6 दिन आप लगातार स्कूल गए, ठीक है ना। लेकिन आपने एक बीच में छुट्टी मार ली, इसका मतलब आप वहां से आपकी जो स्कूल जाने की कंटिन्यूटी वो टूट गई है, वो डिसकंटिन्यूड हो गया, है ना, डिसकंटिन्यूअस हो गया। कंटिन्यूटी आपको समझ में आनी चाहिए कि लगातार किसी चीज को करना, कि लगातार हम लोग जब देखते हैं, तो हम लोग आज कॉन्टिन्यूटी की ही बात करेंगे। कॉन्टिन्यूटी, इसको ध्यान रखें, कॉन्टिन्यूटी है ना आपके पास में, इस चैप्टर के अंदर कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग अवकलन पे चलेंगे। चलिए, बातें हमने बहुत कर ली हैं, अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं बेटे, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो सब लोग बेटे बहुत ध्यान से बैठेंगे, बहुत ध्यान से आपको बैठना है, बहुत प्यार से, बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स के साथ, बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ, बड़े मजेदार एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और आपको समझ में भी आएगी, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं कि सांतत्य यानी कि कॉन्टिन्यूटी क्या है, थोड़ी सी फील ले लें इसकी, और फिर इसकी बातों के बारे में बात करेंगे। कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी, आप सुने कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। कॉन्टिन्यूटी तो हम हर चीज में देख सकते हैं कि कॉन्टिन्यूटी क्या, हम लगातार काम कर रहे हैं क्या, क्या हम कॉन्टिन्यूअसली स्कूल जा रहे हैं क्या, क्या हम कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं क्या। लेकिन हम लोग इसके अंदर ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है, हम लोग कॉन्टिन्यूटी किसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग अपने बारे में कॉन्टिन्यूटी नहीं पढ़ेंगे, अपने काम के बारे में नहीं पढ़ेंगे, किसी अन्य चीज के बारे में कॉन्टिन्यूटी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम लोग कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे फलन के बारे में, फलन के ग्राफ की कॉन्टिन्यूटी के बारे में। तो हम लोग जो कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फलन के, फंक्शन के ग्राफ के बारे में, फंक्शन की के ग्राफ की कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे, बेसिकली ग्राफ की कॉन्टिन्यूटी की हम लोग कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूटी यानी कि सातत्य पढ़ेंगे। अब आप घबराओ मत कि फलन का ग्राफ, ये भारी जो शब्द आएंगे, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको घबराने की। मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको इस चैप्टर की शुरुआत में बिल्कुल ऐसा, मैं ये भी नहीं कहूंगा, चलो इतनी भी बात ये है कि आप लोग क्लास 11th का कुछ पढ़ लेना। क्लास 11th में जबकि एक चैप्टर था हमारा 13वें नंबर का, और सीमा और सत्यता वाला, सॉरी सीमा और अवकलनीयता था, क्या था, सीमा और अवकलज, है ना। तो वहां पर बहुत डिटेल मैंने बात करी है, लेकिन मैं नहीं कहता, मैं ये 12वीं का हिस्सा है और 44 नंबर का हिस्सा है, तो आपको डराने का कोई मेरा मकसद नहीं है। तो मैं जो कुछ भी बताऊंगा यही बताऊंगा। और अगर आपने देखा होगा क्लास 11th का 13वां चैप्टर आपने करा होगा थोड़ा बहुत, तो वो आपके लिए बोनस है, आपको बेहतर समझ में आएगा और भी, है ना। तो चलिए कॉन्टिन्यूटी, ग्राफ की कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करते हैं। तो छोटी सी बात कर, देखो मैं एक ग्राफ लेता हूं आपके सामने, सपोज कर लीजिएगा कि मैं एक ग्राफ के बारे में बात कर रहा हूं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है ना। एक ग्राफ और ले रहा हूं मैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये मूल बिंदु हो गया,
मान के चलो किसी फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से है, दिस इज एफ, कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, मैंने कोई फंक्शन ले लिया, कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, जिसका ग्राफ जो है इस तरीके से है, ठीक है। अब मैं x एक्स पर कोई एक पॉइंट लेता हूं, मान के चलो यहां पर x इज इक्वल टू ए है, ध्यान से सुनना, यहां पर x इज इक्वल टू ए है, तो x इज इक्वल टू ए पर ग्राफ की स्थिति अगर मैं देखूं तो ऊपर जाना पड़ेगा मुझे, x इज इक्वल टू ए पे ग्राफ की स्थिति यहां दिखेगी मुझे। क्या यहां पर ग्राफ लगातार चल रहा है? क्या लगातार का मतलब, मैं ये चौक है, मैंने इस ग्राफ के ऊपर अपनी चौक चलाई, क्या मुझे कहीं चौक उठाने की जरूरत पड़ी है? क्या मुझे कहीं चौक उठाने की जरूरत पड़ी है? क्या बताओ, नहीं पड़ी है ना, इसका मतलब ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है। x इज इक्वल टू ए पर ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, x इज इक्वल टू ए पर ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, टूटा नहीं है कहीं भी, क्योंकि मुझे यहां से अपने चौक को उठाने की जरूरत नहीं पड़ी है। आप भी देख लेना, अपने पेन को उठाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी। देखो सपोज कर लो यहां पर कोई नंबर ले लो, x इज इक्वल टू कोई दूसरी संख्या देखते हैं b, इसको हमने ऊपर देखा कि यहाँ, क्या यहां भी मुझे पेन उठाने की जरूरत पड़ी है? क्या नहीं, यहां पर भी ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है। समझ में आ रही बात? कॉन्टिन्यूअस का मतलब समझ में आ गया, इसका मतलब कि चौक उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है मुझे, तो ये कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूटी की भी सबसे बड़ी बात यही है कि आप लोग 1 तारीख को स्कूल गए, 2 तारीख को स्कूल गए, 3 तारीख को गए, 4 को नहीं गए, 5 को गए, तो आप यहां से लगातार चल रहे थे, यहां पर नहीं गए, ये यहां से टूट गया आपका ग्राफ, तो मतलब यहां पर आप 4 तारीख को आपने बंक मार लिया, इसका मतलब आप डिसकंटिन्यूअस हो गए, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि आप लगातार 5 दिन स्कूल गए हैं। तो अब सुनो, अब सुनो, लेकिन अगर कोई ग्राफ इस तरीके से हो कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई ग्राफ इस तरीके से है जो कि यहां पर आपको टूटा हुआ दिखाई दे रहा, लुक एट दिस पॉइंट, यहां पर ग्राफ टूटा है, यहां पर ग्राफ नहीं है। तो अगर सपोज कर लो इसके नीचे हमने एक पॉइंट यहाँ x इज इक्वल टू ए की बात कर रहा हूं, और x इज इक्वल टू ए पे जो ऊपर बढ़ के मैंने देखा मेरे बेटे कि मैं जब पेन चला रहा था या मैं चौक चला रहा था, यहां आते ही मेरा हाथ उठना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ तो ग्राफ है ही नहीं, है ना, ये तो मैंने बना दिया यहाँ गोली सी, लेकिन यहाँ तो है नहीं, यहाँ से उठा करके सीधा यहाँ जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ तो बीच में नदी बह रही है, तो यहाँ से तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से तो ऊपर उठ के जाना पड़ेगा किसी कारण से आपके पास में। तो इसका मतलब यहाँ पर इसको तो कहेंगे x इज इक्वल टू ए पर फलन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि इसको क्या लिखेंगे कि x इज इक्वल टू ए पर फलन का मतलब ये फलन का ग्राफ ही तो है, फलन y इज इक्वल टू एफ एक्स सांतत्य नहीं है, सांतत्य यानी कि अंग्रेजी में याद रखो कॉन्टिन्यूअस OUS नहीं है, तो ध्यान रखना है कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इस वाले केस में हम कहेंगे अरे 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 कॉन्टिन्यूअस है मेरे भाई, कैसी बात कर दी, कॉन्टिन्यूअस है, बिल्कुल है। इस केस में x इज इक्वल टू ए पर अगर ये y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, x इज इक्वल टू ए पर या b कह लो सपोज, क्योंकि ये हमने पिछले में ले लिया, b पर फलन y इज इक्वल टू एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, सांतत्य नहीं है, तो कॉन्टिन्यूअस नहीं को कहेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस है, क्या कहेंगे, डिसकॉन्टिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब लगातार नहीं है, ब्रेक हो रहा है, बीच में से ब्रेक हो रहा है। तो बड़ा बेसिक और बहुत इजी हम कॉन्टिन्यूटी के मीनिंग को समझ सकते हैं ऐसे, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन क्वेश्चंस में अभी हम कैसे करना है, कैसे हमें कॉन्टिन्यूअस चेक करना है, कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्या क्या बातें उस बारे में बात करेंगे। लेकिन बेसिक एक फील आ जाए कि यार हाँ कि कॉन्टिन्यूअस होता क्या है। ग्राफ से हम आसानी से देख सकते हैं, किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर आपको पता है तो उसको आसानी से देखा जा सकता है कि एक दिए गए बिंदु पर वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इतनी बेसिक बात आपको बेटे मेरी समझ में आई होगी। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपको देखो, आप सुनो मेरी बात, आप सुनो, हमने पिछले चैप्टर के अंदर ITF वाले में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वाले में, यानी कि चैप्टर नंबर 2 में हमने साइन का ग्राफ पढ़ा था, है ना। साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है,
है ना। तो आप मेरी बात सुनो, अगर मैं देखूं इस ग्राफ को, क्या ये ग्राफ कहीं से टूट रहा है क्या? क्या मुझे इसको बनाते समय कोई दिक्कत हो रही है क्या? क्या मुझे चोक उठानी पड़ रही है क्या? नहीं। आप कहीं तक भी जाओगे इस तरीके से तो ये ग्राफ भी कॉन्टिन्यूअस है। साइन एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, अगर हमें साइन एक्स एक फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है, साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है। और डिटेल से बात करेंगे, इसको प्रूव भी करेंगे, इस चैप्टर में सारे काम करने हैं। तो लेकिन अभी तो हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं बाय यूजिंग ग्राफ। ग्राफ को देख करके हम कैसे कहें कि कॉन्टिन्यूअस है, तो साफ दिखेगा। लू इसके अंदर आपको टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई टूटा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो सिर्फ इतनी सी बात थी, ठीक है। अब देखो, अब सुनो, बहुत ध्यान से चीजों को सुनना है आपको। किताब उठा लूं क्योंकि आपके सिलेबस में ही रहूं तो अच्छी बात है, बाहर ना जाऊं, ठीक है। तो इसको जरा आप नोट करो, आप इसको कहीं ना कहीं नोट करके डाल दो, ठीक है, अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में, ताकि याद रहे, ठीक है बेटा। ओके, अब ध्यान से सुनना जो मैं आपको कह रहा हूं। किसी भी फलन को कॉन्टिन्यूअस देखने के लिए, है ना, किसी फंक्शन को ये देखने के लिए कि वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, अभी सिर्फ आपके सामने एक ही रास्ता नजर आ रहा है जो मैंने बताया है कि ग्राफ। नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी भी फलन की सतता देखने के लिए, है ना, किसी भी फलन की कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए, कॉन्टिन्यूटी चेक करने के दो तरीके हैं। वैसे तरीके बहुत है, लेकिन आपके लेवल पे बात करूं, दो तरीके हैं। एक तरीका तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि ग्राफ से अगर किसी फलन का ग्राफ दिख जाएगा तो आप कहोगे सर देखो कहीं भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही, सर जिस पॉइंट पे आपने कहा उस पॉइंट पे ही पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस है ना। लेकिन दूसरा भी तरीका होता है, क्योंकि ग्राफ जितना लिखने में आसान हो रहा है, ग्राफ को हर फलन का ग्राफ आपके स्तर पर आप लोगों के लिए आसान नहीं होगा बनाना, ठीक है ना। आसान हो भी सकता है जिस बच्चे ने 11th को ढंग से पढ़ लिया था। किसने पढ़ लिया, किसको? 11th को ढंग से पढ़ लिया था। 11th में कहा, चैप्टर नंबर 2 फलन में ग्राफ पढ़े हैं, फलनों के प्रकार में, ठीक है ना। परिमेय फलन, बहुपदीय फलन, मापांक फलन, तत्समक फलन, चिन्ह फलन, ये सब फलन पढ़े हैं और विद ग्राफ पढ़ाए हैं मैंने भाई साहब। आप अगर ध्यान दो तो बहुत भारी भरकम इंट्रोडक्शन दिया था संबंध का। लेकिन चलिए आप लोग निराश ना हो, डोंट, निराश होने की जरूरत नहीं है। निराश, क्योंकि इस हिस्से में निराश होकर के काम नहीं चलेगा, नहीं तो आपकी बत्ती गुल हो जाएगी। तो ग्राफ नहीं है तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी है। ग्राफ नहीं आता तो उठा के देखो, पेपर में भी नहीं आएगा। पेपर में भी आज तक कभी ऐसा नहीं कि ग्राफ से आपको कंटिन्यू चेक करने को कह दिया है। लेकिन ग्राफ आपको समझ आना चाहिए, जहां तक कि मतलब एक अच्छे स्टूडेंट, एक अच्छे टीचर की बात होनी चाहिए। तो मुझे आपको ग्राफ बताना चाहिए, आपको ग्राफ आना चाहिए, इतनी कंफर्म बात है। लेकिन अगर चलिए ग्राफ के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, ग्राफ किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं ड्रॉ कर पा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है, लिमिट का यूज करके। किसका यूज करके? लिमिट से। अब आप कहोगे सर जी रोना शुरू कर दोगे, सर जी हम तो लिमिट भी नहीं पढ़ी। हमने तो लिमिट भी नहीं पढ़ी 11th के अंदर, हम तो इतने लापरवाह थे कि हमने लिमिट का चैप्टर भी स्किप कर दिया। छोड़ो, अब तो 12वीं में पहुंच गए हैं। ये क्या पता था कि आपको लिमिट की याद यहां पर आएगी, और जो 44 नंबर की बात करते हुए आप लिमिट की बात करोगे, तो ऐसी बात भाई साहब बहुत, समझ रहे हो। तो चलिए मैं कह रहा हूं इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, इससे भी मैं समझाऊंगा आपको, लिमिट से भी बताऊंगा आपको। तो दो तरीके हैं आपको, कि ग्राफ से और लिमिट से। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट तरीका है वो नीचे वाला तरीका, लिमिट से। किसी भी फंक्शन के ग्राफ की कॉन्टिन्यूटी को अगर चेक करना है तो हम लोग बाय लिमिट, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट की बात को इस्तेमाल, लिमिट की जो बातें थी उसको इस्तेमाल करके ये पता कर लेंगे कि फलन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। ये बिना ग्राफ बनाए। ग्राफ आने चाहिए, मैं बताता चलूंगा। एग्जाम्पल्स बड़े प्यारे प्यारे हैं, और उन एग्जाम्पल्स में जो जो ग्राफ आएंगे मैं उनको बहुत अच्छे से आपको बताता चलूंगा, गारंटी है समझ में भी आएंगे। तो लेकिन आपको फिर वही बात करूंगा,
थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करिएगा अपने अंदर और थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मजा आइएगा फिर। तो मेरे भाई ग्राफ से और लिमिट से, है ना, क्योंकि प्रत्येक फलन का ग्राफ बनाकर ये चेक करना, ठीक है ना, कुछ स्थितियों में तो सरल होता है लेकिन कुछ स्थितियों में ग्राफ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। कोई अजीब सा फंक्शन आ गया, जिस फंक्शन का ग्राफ आपको पता है उसका तो बना दोगे जितने आपने 11वीं में पढ़े हो, लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे आ गए जो आपने पढ़े नहीं है और उनका ग्राफ बनाने को आपको कह दिया, तो भैया फिर तो रवि मालिक है। तो इस जटिल प्रक्रिया से थोड़ा सा दूर जाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जरा फटाफट अब मैं आपको लिमिट वाले कॉन्सेप्ट में लेके चलूंगा, और लिमिट क्या होता है, ठीक है ना। इतनी भारी भरकम लिमिट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं होगा, तो दो चार बातें लिमिट वाली इस्तेमाल होंगी जो कि मैं अभी बताते चलूंगा आपको और आपको इजीली समझ में आएगा। तो जरा बात करते हैं लिमिट से, है ना। तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं और अब मैं मेनली अपना जो चैप्टर है उसकी शुरुआत करने जा रहा हूं। मेन बात अब शुरू होगी, अब आप क्वेश्चंस करने भी शुरू कर दोगे, ठीक है, क्या कर दोगे, क्वेश्चन करने शुरू। तो मतलब मैं अब क्या बात करूंगा, मैं बात करूंगा लिमिट के उपयोग से कॉन्टिन्यूटी यानी कि सातत्य, है ना, चेक करना, इस बारे में हम बात करना है ना, सातत्य कैसे चेक होगी, ठीक है। तो चलिए अब ध्यान से सुनना है ना, ध्यान से सुनना है। लिमिट से कैसे चेक होगी, देखो मैं पहले बता के चलता हूं, उसके बाद आपको बहुत डिटेल से लिमिट भी, आपको इतनी ज्यादा लिमिट्स का काम नहीं होगा, लिमिट्स की जो चीजें होंगी वो यहीं पे 11th में जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे समझ में आपको आ जाएंगी। देखो सपोज कर लीजिए मैं क्या करता हूं, एक जनरल सा ग्राफ लेता हूं, ठीक है ना। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और सपोज कर लीजिए ये एक फंक्शन है जिसको मैं y इज इक्वल टू एफ एक्स की बात कर रहा हूं, और मेरे को कहा गया है बेटा यहां पर एक कोई पॉइंट है x इज इक्वल टू ए। एक्स इज इक्वल टू ए का मतलब समझते हो ना, कि मूल बिंदु से ये दूरी a रही होगी, इसलिए इसका मान x इज इक्वल टू ए है। इस x इज इक्वल टू ए पर, a मतलब यहां पर, है ना, अगर मैं लाइन बना लूं अगर एक, तो x इज इक्वल टू ए का मतलब यहां पर हम लोगों को चेक करना है कि फलन सतत है यानी कि सातत्य है या नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो ध्यान से सुनना मैं जो बताना चाह रहा हूं। देखो अभी तो आप कह रहे सर जी ग्राफ से दिख रहा है, अभी ग्राफ दिख रहा है आपको इसलिए बता पा रहे हो, है ना, ग्राफ दिख रहा है इसलिए बता पा रहे हो। अगला क्वेश्चन आने तो ग्राफ नहीं दिखेगा फिर बताना, ठीक है ना। सतत है, देखो सुनो, हम क्या करते हैं, हम लोग इस पॉइंट पर अगर देखें x इज इक्वल टू ए पर फलन की वैल्यू कितनी होगी, आप बताइए मुझे, एफ ए होगी नहीं होगी, एफ ए होगी नहीं होगी, क्योंकि x इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, जब x इज इक्वल टू ए भरेंगे तो एफ ए यहां पर वैल्यू कितनी मिलेगी, एफ ए। अब देखो थोड़ा एक काम करते हैं, अब इससे जस्ट थोड़ा सा पीछे यहां पर एक पॉइंट, यानी कि यहां पर एक पॉइंट लेते हैं, यहां पर आप देख पा रहे हो, देखो बहुत करीब लेना है वैसे तो, लेकिन मैं बहुत ज्यादा करीब इस पॉइंट को लूंगा तो आपको देखने में दिक्कत होगी, क्योंकि कैमरे की भी कुछ लिमिटेशन है, वो कितना आपको कितनी क्वालिटी दिखा पा रहा है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको दूर लूंगा यहाँ समझाने के लिए। और मान के चलो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, और ये जो डिस्टेंस है इधर की तरफ, ये वाले जो बीच का जो हिस्सा है यहां से यहां तक का, इसको मैंने स्मॉल एच कह दिया। क्या कह दिया, स्मॉल एच। ये दूरी क्या कह दी मैंने, स्मॉल एच। अब मेरे बहुत समझदार बच्चे मुझे बता सकते हैं कि इस पॉइंट का कोड, इस पॉइंट पे डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स की वैल्यू इस पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, बताइए, a माइनस एच। नहीं होगी क्या भाई, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने क्या करा, इस पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, लेफ्ट की तरफ एक डिस्टेंस ली h, छोटी डिस्टेंस है बहुत, बताऊंगा कितनी छोटी है। तो यहां पर इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी होगी, a माइनस एच होगी या नहीं होगी, बिल्कुल हो जाएगी। फिर मैं क्या करूंगा, इस, ध्यान देना, इस पॉइंट पे मैं ऊपर की तरफ लाइन खींच के ग्राफ की स्थिति देखूंगा, यहां पे, यहां ग्राफ कैसा है, और यहां पर हम लोगों को क्या मिलेगा, इस पॉइंट पर ध्यान रखना, हम लोगों को मिलेगी इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना।
लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी मेरे भाई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट जो बच्चों ने पढ़ाई ही नहीं है क्या होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, अब हम बताएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, हम बताएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है। लेफ्ट हैंड लिमिट, जब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो उसको निकालने का जो तरीका एक ही बार बताऊंगा और उसी को बार बार यूज करूंगा, आपको याद हो जाएगी, ठीक है। x इजिकल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू कितनी थी, एफ ए थी, है ना, और x इजिकल टू माइनस ए पर फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ ए माइनस एच, ठीक है ना। देख लो ना भाई, x की जगह भर लो आप, a माइनस एच हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखी जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका है लिमिट h टेंड्स टू 0। ये जो h है ना, इस बात को सुनो, ये h जो है इसकी वैल्यू 0 के बिल्कुल पास है, लेकिन 0 नहीं है, 0.000000001 है ना, 001 के आसपास, इतना करीब है ये जिसके a के बहुत करीब है ये, लेकिन इसके इतना करीब हम दिखा नहीं सकते, हमने h बनाया है। h बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी है, बहुत ही छोटी धनात्मक संख्या है, ऐसी इतनी छोटी कि 0 मान सकते हैं, लेकिन 0 मजबूरी नहीं मानेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं सीधी सी बात है, 0 तो क्या है, 0 कहां अप्रोच कर रहा है, सॉरी h कहां जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, मरने जा रहा है। देखो इतना तो ये मरने के बराबर ही है, और भी हो सकता है 0.0000001, ये तो मरने की स्थिति में ही है। h क्या है, h एक ऐसी पॉजिटिव क्वांटिटी है, h एक धनात्मक संख्या है, ठीक है ना। और कैसी धनात्मक संख्या है, जो हमारे पास में बहुत छोटी है, यानी कि लगभग 0 के आसपास है ना, जो लगभग 0 के आसपास है। तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ, यहां पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, a माइनस एच। बस मेरे भाई इस बात को समझ लिया ना, तो लिमिट समझ में आ गई तुम्हें। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का फॉर्मूला है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच। ये एक फॉर्मूला है टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके इधर की तरफ राइट साइड में भी h दूरी पर एक पॉइंट लेंगे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस एच। और जब इस पॉइंट में मैं फलन का मान देखूंगा यहां पर, लगभग यहां पर, तो आप देख पाएंगे इस पॉइंट पे फलन का जो मान होगा बेटा वो हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच। तो मेरे भाई इसी को कहते हैं हम राइट हैंड लिमिट, और इसका निकालने का फॉर्मूला होता है h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। बिल्कुल ठीक बात है, दो चीजें निकल गई। अब देखो तीसरी बात है इस पॉइंट पर, और तीसरी वो होता है फलन मान। और फलन मान कितना है, फलन मान एफ ए है, यानी कि ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए पर फलन मान कितना है, एफ ए है। बस भाई अगर ये तीनों चीजें, ये वाली चीजें तीनों पॉइंट्स पे ये इक्वल हो जाएं, बराबर हो जाएं, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आपको ध्यान से सुने, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो राइट हैंड लिमिट, बराबर हो फलन मान, जो फलन का मान निकल रहा है ना, यानी कि x इज इक्वल टू ए पर फलन का मान, फंक्शन की वैल्यू, फलन का जो मान है, ये तीनों चीजें अगर बराबर हो जाती हैं, तो फिर मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं होती, फिर कह देंगे तब, ठीक है ना, x इज इक्वल टू कहां चेक कर रहे थे, a पर, s तो हमारे द्वारा लाई गई चीज थी, हम तो a पे चेक कर रहे थे, x इज इक्वल टू a पर फलन जो दिया गया है, फलन, चौक ले ले ढंग की कोई, ठीक है ना, फलन y इज इक्वल टू एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है, बात समझ पाए, अभी आपको सिर्फ 10% समझ में आ रहा होगा।
आप इन फॉर्मूलों को बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रख ले मेरे भाई, बहुत यूज होने हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, बहुत ज्यादा यूज होने हैं। लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट को बहुत अच्छे से मैंने फील कराया था 11th क्लास के अंदर। अगर आपको समय मिल जाए और इंटरेस्ट बढ़िया से पैदा करना चाहते हो तो पहला लेक्चर देख लेना जाकर 13.1 का 13.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देख लेना अगर समय मिल जाए। नहीं देखना चाहते तो तुम्हारे इंटरेस्ट के ऊपर बात है, मैं नहीं दबा दूंगा। मैं तो मुझे इतना लगता है कि यहां से भी आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप और अच्छे से समय फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो फटाफट फटाफट कि कुछ बातें आपको और गहराई से समझ में आ जाएंगी। बात समझ में आई कि हमने जो अब तक बात करी है, हमने बात बेसिकली इस ग्राफ से मैंने समझाने की कोशिश करी है, लेकिन अब ये ग्राफ ऐसा गायब होगा जिंदगी में कभी आपके मतलब इस चैप्टर में आपके सामने नहीं आएगा। सिर्फ ये बातें आपको याद रहनी चाहिए और इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हम लोग पूरी कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस कर लेंगे जो इस चैप्टर के अंदर है, जो 5.1 के अंदर है। इन्हीं बातों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब सुनो, थोड़ा एनसीईआरटी का टच देते हैं आपको। एनसीईआरटी का टच, एनसीईआरटी का टच मतलब देखो, एनसीईआरटी में लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखा जाता है, मतलब लिखने का तरीका है, ये भी एक पैटर्न है, मैं आपको बता दूं, इसको तो आप नोट ही करोगे। लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का जो तरीका है वो लिखते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए नेगेटिव, ए के ऊपर माइनस चिन्ह लगेगा, बार नहीं लगेगा, ए नेगेटिव। ए नेगेटिव का मतलब है कि जब हम इस ए पर, यहां पर x इक्वल टू ए है, इस ए पर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, इस ए की x की वैल्यू हम जब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, अगर हम उसका मान निकाल लेते हैं fx, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाती है। अगर राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड लिमिट, तो इसी तरीके से जब हम इस पॉइंट पर राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, इधर से अप्रोच कर रहे हैं, इधर से, तो उसको लिखने का तरीका है कि लिमिट x टेंडिंग टू ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव का मतलब है जब हम इधर से कर रहे हैं तो fx ये होता है आपके पास में, ये क्या होता है, ये राइट हैंड लिमिट लिखने का तरीका है। और बेसिकली फाइनली हम लोग इन फॉर्मूलों को इनके बराबर ही लेकर के चलते हैं, तो ये कंप्लीट फॉर्मूला आपका बन गया है, लिख लें, ठीक है। तो मैं अब हर एक सवाल में आपको यही फॉर्मूले लगाता हुआ दिखाई दूंगा, ये वाले फॉर्मूले। बात समझ रहे हो ना, बात समझ रहे हो ना मेरी, ठीक है ना, आप लोग बहुत अच्छे से मेरी बात समझ रहे हो ना, ठीक है ना। अब हमने एक बात सुनी थी, देखो एक बात सुनी थी, इस चीज को जरा नोट करके छोड़ो, एक थोड़ी सी लिमिट की ही बात करनी, क्योंकि लिमिट का कॉन्सेप्ट जो है बहुत जरूरी है हमारे चैप्टर के लिए। एक बात सुनने मेरी, मैं इसको रफ करूंगा ऊपर वाले पोर्शन को, इस पोर्शन को मैं रफ करूंगा, इसको नोट कर लो कहीं, या सुनो 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 सुनो, अभी 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 कुछ नोट मत करो, अभी कुछ नोट मत करो, या कर लो एक बार रफ में नोट, फिर छटनी कर लेना कौन सा काम का कौन सा क्या। चलिए देखिए, देखो सुनो, अब सुनो, मैंने अभी बात क्या करी है, मैंने आपके सामने जो बात करी है, मैंने आपके सामने एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कराना चाहता हूं इसी ग्राफ के माध्यम से, ठीक है ना। तो मैंने ये कहा था कि मेरे को कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन का इसको कहते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन है जिसका मुझे x इज इक्वल टू ए पर कॉन्टिन्यूटी की जांच करनी है ना, क्या करनी है, कॉन्टिन्यूटी की जांच। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा और इस पॉइंट के राइट हैंड साइड पर राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, और अगर वो लिमिट बराबर हो जाती है तो इसका मतलब हमारे पास, और फिर इस फंक्शन की वैल्यू भी बराबर हो जाती है तो हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालने का मैंने तरीका क्या बताया है कि ये होता है लिमिट, फॉर्मूले जो बताए हैं अब यहां से अच्छे से नोट कर लो चाहे तो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए नेगेटिव एफ एक्स, और इसका एक फॉर्मूला हम लोग डेवलप कर चुके हैं कि लिमिट एक्स, देखो क्या करेंगे फिर, एच टेंडिंग टू जीरो है ना, एफ ऑफ ए प्लस एच, ए माइनस एच, तो ये हमने फॉर्मूला डेवलप कर लिया इसका एक, जिसको हम यूज करेंगे, अभी मैं करके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है आपको। फिर राइट हैंड साइड, राइट हैंड लिमिट, लिमिट
जब हम x को राइट साइड से अप्रोच करेंगे, जब हम राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन का क्या वैल्यू होगा, उसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट, और इसको निकालने का फॉर्मूला है h टेंडिंग टू जीरो। दिस इज h, मेरा h थोड़ा जी बनता है, h टेंडिंग टू जीरो, h जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो के बराबर जैसा ही है f ऑफ a प्लस h। अब ध्यान से सुनना, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट अगर हो जाती है तो इस केस में क्या कहते हैं, इस केस में क्या कहते हैं, हमने 11वीं में बताया था लेकिन मैं यहां बता रहा हूं आपको, फिर मैं वादा करा ना 11वीं की बात नहीं करूंगा। अगर ये लिमिट बराबर हो जाती है तो हम कहते हैं कि फलन की लिमिट मिली है, ठीक है ना। यदि, ध्यान से सुनना, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट हो तो x इज इक्वल टू a पर फलन की लिमिट का, यानी कि सीमा का, लिमिट का एग्जिस्टेंस है, यानी कि अस्तित्व है, अस्तित्व है, अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस, अंग्रेजी में ध्यान रखेंगे, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है मिलना, एग्जिस्टेंस है, बिल्कुल ठीक है, नहीं मतलब उसकी लिमिट मिल रही है। ऐसा नहीं है कि मान के चलो किसी फंक्शन की लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 2 और राइट हैंड लिमिट आ गई हमारे पास में फिर से 2, तो दोनों बराबर हो गई। इसका मतलब फंक्शन की जो लिमिट होगी, यानी कि लिमिट अगर हम निकालें किसकी, जब x a की तरफ जा रहा है, फंक्शन की जो लिमिट बनेगी वो बन जाएगी 2। मतलब जो ये दोनों की वैल्यू जो बनेगी, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट की जो कॉमन वैल्यू, जो दोनों बराबर है, वही वैल्यू हमारी फंक्शन की लिमिट भी बन जाएगी, ठीक है ना। और अगर ये बराबर नहीं होंगी, मान के चलो ये 2 हो गई और ये आ गई आपके पास में 1, तो फिर ये दोनों बराबर नहीं है, फिर हम कहेंगे लिमिट का अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है, लिमिट मिलेगी ही नहीं। जब हम इस फंक्शन को लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो कुछ और मान आ रहा है, और जब हम उस फंक्शन को राइट साइड से देख रहे हैं तो कुछ और मान आ रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट नहीं मिलेगी अगर दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है तो, ठीक है ना। तो कहने की बात, अभी तो हम बराबर वाले केस पे चल रहे हैं कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बनती है तो x इज इक्वल टू a फलन की लिमिट का अस्तित्व है, और उसको हम लिखते कैसे हैं, है ना, हम उसको लिखते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू, फिर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि सीधी सी बात है, पॉजिटिव से जा रहे जब भी मिल रहा है, मान के चलो इसको हमने एक नंबर कह दिया l मिल रहा है, यहां पे भी हमें l मिल रहा है, तो हम लोग देखेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू a fx, यानी कि फलन का जो लिमिट है वो आपके पास में l हो जाएगी, ठीक है ना, आपके पास में। तो ध्यान देना है इस बात को भी, ये कि 11th की बात है वैसे, लेकिन इसको लिख लो आप अपने अपने उसके अंदर लिख लो बेटे। बहुत सरल सरल एग्जाम्पल है, आप लोग घबराए ना, बहुत ध्यान से देखते रहें, आप लोग घबराए ना बिल्कुल भी, ठीक है। अब सुनो, अब देखो, अब हम क्या बात करते हैं कि यदि x इज इक्वल टू a पर फलन मान और फलन मान को हम क्या कहेंगे, एफ ए, भी एल मिल जाता है, भी एल मिल जाता है, एल 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 मिल जाता है, तो फिर क्या कहेंगे, ठीक है ना। यदि अब ने करा, यदि x इज इक्वल टू ए पर फलन मान एल के बराबर होता है, तब हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, यानी कि जो हमारे पास में फंक्शन की जो लिमिट है, कि लिमिट x टेंडिंग टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू है एफ ए के फलन मान के। तो यही तो बात थी जो मैंने भी बताई थी। अतः हम यहां लिख देंगे, अतः x इज इक्वल टू ए पर फलन एफ एक्स जो है या फलन कॉन्टिन्यूअस है, है ना, कॉन्टिन्यूअस है। बात समझ में आ रही है, सतत है। तो अब नोट करो इसको पूरे को, अब नोट करो इसको। तो बड़ा खिचड़ी वाला ग्राफ बना है, बट इसको फील करने के लिए हमने बनाना पड़ा। अब अभी आपको बहुत कम फील आ रहा होगा मैंने जो लिखा है ना, जब हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तब आपको फील नहीं, बहुत तगड़ा फील आएगा। आप कहोगे गुरुजी मजा आने लगा अब तो, ठीक है ना, अब तो हमें फुल मजा आने लगा है इस चैप्टर में, अब तो सर हमें खुला छोड़ दो, आप ये कहोगे फिर, ठीक है ना। तो अब हम लोग ज्यादा भारी भरकम बातें मैं लिख सकता हूं, अभी से आपको बहुत सारे नोट लिखवा दूं, लिखो लिखो लिखो, कुछ भी लिखो, ये लिखो वो लिखो,
मैं लिखवा दूं फलन कौन कौन से सतत होते हैं, कौन से सतत नहीं होते, कौन से डोमेन में सतत होते हैं, ये सब चीज़ें मैं लिखवानी शुरू करूं, तो ग्राफ बनवाने शुरू कर दूं, तो बेटे भारी हो जाएगा चैप्टर, आप लोगों के लिए भारी हो जाएगा। वैसे समझदार बच्चों के लिए भारी कभी नहीं हो सकता। आप लोग मतलब जो कम पढ़ते लिखे हैं, जो थोड़ा सा दिमाग कम लगाते हैं, जिन्होंने 11th नहीं करी है उनके लिए बात कर रहा हूँ, 11th में जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है। तो चलिए अब थोड़ी सी इतनी बकवास करने के बाद हम एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। अब हम एनसीईआरटी की किताब उठा लेते हैं, और एनसीईआरटी की किताब उठाने के बाद में हम क्या करते हैं, देखो एनसीईआरटी की किताब उठा लेते हैं, और अब बड़े प्यारे प्यारे बड़े लड्डू लड्डू हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, ग्राफ नहीं, इससे। देखो अब सुनो, जैसे कि आप लोग एनसीईआरटी में आ जाओ, आप लोग एनसीईआरटी में आ जाओ। उदाहरण है हमारे पास में उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 में कहा है कि x इज इक्वल टू 1 पर फलन, x इज इक्वल टू 1 पर फलन fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 के कॉन्टिन्यूअस होने की जांच करनी है, यानी कि सातत्य की जांच कीजिए, कि जांच करो। तो मैंने क्या कहा है, मैंने जो बात कही है मेरे भाई, मैंने जो बात कही है मैं उसी पे अटका रहूंगा, उसी पे बैठा रहूंगा, उसी पे सब चीजें करवाता रहूंगा। देखिए हम लोगों को ये जो हमने काम किया है, ये पूरा काम किया है, ये पॉइंट x इज इक्वल टू ए पर किया है। तो यहां पर हम लोगों ऊपर लिख सकते थे x इज इक्वल टू ए पर, है ना, ए पर हमने बात की है। तो अब क्वेश्चन के अंदर कहां है, मैं क्वेश्चन को हल कर रहा हूं, ध्यान से देखना बस। x इज इक्वल टू 1 पर हम बात करेंगे। जब इसकी कॉन्टिन्यूटी की बात हमें करनी है तो सबसे पहले मुझे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। मैं जो लिखा है उसी का इस्तेमाल करूंगा, बहुत इजीली समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा मैं अभी भी कह रहा हूं, थोड़ा इंटरेस्ट बनाओ यार, समय दोगे तो इंटरेस्ट भी बन जाएगा, समय देने की कोशिश करा करो। तो देखो क्या करना है, लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, बाम हस्त सीमा निकालनी है। तो फॉर्मूला है कि लिमिट x टेंडिंग टू a, बट इन दिस केस इस क्वेश्चन में a का मान कितना है, 1 है, 1 नेगेटिव fx, ठीक है जी, 1 नेगेटिव fx। हम लोग अपनी तरफ से एक h इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, h टेंडिंग टू 0, वो वाला h, f ऑफ a क्या है, a क्या है 1 है, 1 माइनस h। अब मेरे भाई बात सुनो, क्या ये लाइन आपको फील हुई, क्या यहां से जो मैंने आपको सिखाया था क्या वो यहां अप्लाई कर लिया आपने, समझ में आया क्या हुआ है उसमें, इसमें क्या हुआ, उसमें सिर्फ इतना हुआ है x इज इक्वल टू, वहां पर a पर बात कर रहे थे कोई जनरल नंबर पर, लेकिन यहां पर x इज इक्वल टू आप लोग बात कर रहे हैं 1 पर, ठीक है ना। तो हमने सिर्फ उस फॉर्मूले के अंदर जहां जहां a था वहां 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। आप चलिए, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, fx हमें गिवन है, ध्यान से देखो, fx हमें गिवन है 2x प्लस 3। तो जब हम लोग fx देखो fx इज इक्वल टू कितना है, ध्यान से सुनना, 2x प्लस 3। तो f ऑफ, अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस एच भरूंगा, 1 माइनस एच इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एच प्लस 3। बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो भाई, x, f के पेट में x है, जहां जहां x है वहां पर क्या रख देंगे, 1 माइनस एच। देखो तो यही काम मैंने करना है कि लिमिट, ठीक है ना, लिमिट s टेंडिंग टू 0 टू 1 माइनस एच प्लस 3, इसमें h का वैल्यू 0 भर दो, ठीक है ना, क्योंकि h का मान 0 भरने में यहां कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति पता कब आती है, देखो लिमिट को भरते समय एक बात ध्यान रखनी है, लिमिट को भरते समय अगर आंसर इनफाइनाइट बने, प्लस इनफाइनाइट बने, या माइनस इनफाइनाइट बने, या इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट बने, या 0 बटे 0 बने, तब प्रॉब्लम है, तब हम डायरेक्ट लिमिट को का मान, तब h का मान 0 भरते हुए दिक्कत होती है। लेकिन इसमें h का मान अगर मैं 0 भरता हूं कोई दिक्कत ही नहीं होगी,
इसे सॉल्व करने पे आपका एक फाइनाइट नंबर मिलना चाहिए, एक संख्या मिलनी चाहिए, फाइनाइट परिमित संख्या मिलनी चाहिए, भले ही वो 0 मिल जाए, भले वो कुछ भी मिल जाए, बस ये नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं, 0/0 की बात कर रहा हूं मैं, 0 की बात नहीं कर रहा हूं। 0 मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 0 हो सकता है, लेकिन 0/0 इनको कहते हैं हम अनडिटर्मिनेट फॉर्म, जो कि 11th में सीखी थी। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग सिर्फ ध्यान रहे कि ये चीज इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। h का मान 0 भरो, h का मान क्या भर दो, 0 भर दो। तो जब मैं h का मान इसके अंदर 0 भरूंगा तो आप ध्यान से देखें, लिमिट हट जाएगी, फिर तो लिमिट हट जाएगी। तो मैं आगे ध्यान से देखो, यहां देखो, देखो जब ये 0 आएगा, 2 एकम 2 और 3 5 आ जाएगा, सॉल्व करके देख लेना, वैल्यू आ जाएगी 5। अब बेटे मेरे, मैं करूंगा राइट हैंड लिमिट की जांच, राइट हैंड लिमिट की जांच। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव fx। तो हम लोग इसको लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। भाई देखो सुनो ना, अगर यहां पर 1 है, x इज इक्वल टू 1 है, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हम h दूरी लेते हैं तो ये पॉइंट बनेगा x इज इक्वल टू 1 माइनस एच। लेफ्ट साइड पर तो 1 माइनस एच बनेगा, 1 माइनस एच बनेगा, और राइट साइड पर 1 प्लस एच बनेगा। तो हम इसी तरीके से देखो, यहाँ 1 माइनस एच कर रहे हैं मतलब लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, 1 प्लस एच कर रहे हैं इसका मतलब राइट साइड में जा रहे हैं। तो ये बातें फील हो तो मजा आया यार। देखो फिर से वही काम कर लो, इस x की जगह 1 प्लस एच भर लो कि लिमिट h टेंड्स टू 0 2 ऑफ 1 प्लस एच प्लस 3। तो इसमें जब 0 भरूंगा तब हमारा कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही, एक फाइनाइट नंबर मिल रहा, सॉल्व कर लेना, आप लोग 5 ही प्राप्त करोगे। यहाँ 0 भर लो, 1 प्लस 0 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 5 हो जाएगा। ओके ओके भाई, लिमिट तो हमें मिल गई, मतलब हम लोगों ने देख लिया, लिमिट तो हमें मिल गई, लिमिट तो एल मिल गई। अब हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू ए पर, है ना। हम लोग क्या करते हैं, फलन मान चेक करते हैं x इज इक्वल टू 1 पर, फलन का मान चेक करते हैं x इज इक्वल टू 1 पर। तो x इज इक्वल टू 1 पर फलन का मान कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3, है ना। यहां पर क्या कर देंगे, इस फंक्शन में x की जगह 1 भर देंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2 और 3 5। अरे बात बन गई, हमारी बात बन गई। इसका मतलब ये है कि हम देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू है फंक्शनल वैल्यू x इज इक्वल टू a पर 1 पर, ठीक है ना। अतः हम ये लिख देंगे, अतः x इज इक्वल टू 1 पर फलन fx कौन से वाला, 2x प्लस 3 सतत फलन है। कैसा फलन है, सांतत्य फलन है, या सतत भी कह सकते हैं, सतत भी कह सकते हैं, या फिर सांतत्य भी कह सकते हैं, ठीक है ना। कौन सा, जो शब्द इस्तेमाल होता है, सांतत्य भी कह सकते हैं, या अंग्रेजी में सीधी बात है कॉन्टिन्यूअस कहो, कॉन्टिन्यूअस, ओके, कॉन्टिन्यूअस है। तो आई थिंक ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। लेकिन इस एग्जाम्पल को छोटा कर रखा है एनसीईआरटी वालों ने, और उस बात को बताने का मेरा आपसे मतलब उस बात को भी बताने का मेरा एक कर्तव्य है ना। तो जरा इसको हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन दिस इज बेस्ट। और एक बात ध्यान रखना, इस तरीके से क्वेश्चन को करे हुए अगर किसी ने काट दिया मुझे बता देना, होगा नहीं ऐसा, हालत खराब कर दी जाएगी उस टीचर की अगर ऐसी कोई बात है। ये मेथड प्रॉपर है यार, परफेक्ट है, ओके, ठीक है। तो अब हम लोग एक बात सुने, इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से नोट कर लो, जरा पहले नोट कर लो। अब इस क्वेश्चन को ना, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को लेफ्ट एंड राइट लिमिट लगाने की आवश्यकता नहीं थी वैसे, ठीक है ना, लेफ्ट और राइट लिमिट निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। एक तरीका ऐसा भी हो सकता है। तो जरा आप लोग एक काम करें, इसको नोट कर लो, और मैं इसे अब अलग तरीके से करूंगा, और इसके साथ साथ एक नोट लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलिए देखिए, ओके। अब देखो सुनो,
अब सुनो, जब आपको क्वेश्चन दिया होगा तो आपको एक बात चेक करनी है। अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि x इज इक्वल टू 1 पर फलन एफ एक्स इज इक्वल टू इतना, तो आप लोग ना एक लाइन बनाएंगे, थोड़ा सा अपना समझ को बेहतर बनाने के लिए एक लाइन बनाएंगे, और जिस पॉइंट पे चेक करना उस पॉइंट को आप देख लो, x इज इक्वल टू 1 पर चेक करना है, यहाँ पे 1 लिख लो ऐसे ही। आप ये देखिएगा, इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में फलन की डेफिनेशन बदल रही क्या है, वो 2x प्लस 3 तो है। देखो उसने कहा ना फंक्शन तो 2x प्लस 3 है, राइट साइड में भी फंक्शन 2x प्लस, क्योंकि और कोई कंडीशन दी ही नहीं है। आप कोई समझे नहीं, ऐसा हो सकता था भाई, फंक्शन ऐसे भी तो डिफाइन होता है, कोई फंक्शन है एफ एक्स, वो ये कहता है फंक्शन का मान x प्लस 1 है जब x का मान 1 से बड़ा है, 2x प्लस 1 है जब x का मान 1 से छोटा या बराबर है या छोटा है। ठीक है, इस केस में क्या है, जो मैंने लिखा है ये अगर मतलब इसको कहते थे हम फलन की एक से ज्यादा परिभाषा हो, तो इसमें क्या है कि अगर मैं x इज इक्वल टू a की बात करूं, 1 पे बात करूं, तो जब 1 से छोटे की बात कर रहे हैं तो एफ एक्स का मान आ रहा है 2x प्लस 1, देखो आप, है ना। जब x का मान 1 से बड़े की बात कर रहे हैं तो फलन आ रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। मतलब दोनों साइड में फलन के मान डिफरेंट है, फलन की परिभाषा बदल रही है इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। अगर ऐसा होता है कि फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है दोनों साइड में, तो फिर मेरे भाई ध्यान रखना है, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है, और फिर चेक करेंगे। मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट में अलग अलग बातें हैं, तो उन बातों को हम अलग अलग देखेंगे। पहले बात आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो मेरी, ठीक है ना। तो मेरे भाई, मेरे बेटा, अगर दो, मैं जो बता पा रहा हूं समझ रहे हो ना, फील आ रहा है कि x इज इक्वल टू 1 के लेफ्ट साइड में अलग डेफिनेशन है और राइट साइड में अलग डेफिनेशन है, तो फिर आप लेफ्ट एंड राइट लिमिट निकालेंगे। लेकिन इस केस में देखो, जो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, इस केस में आप एक बात ध्यान दो, x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 के लेफ्ट में भी राइट में भी कोई अलग बात नहीं कही गई, दोनों तरफ फंक्शन 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 है, तो देयर इज नो नीड, यहां पर कतई भी आवश्यकता नहीं है लेफ्ट और राइट लिमिट की जिक्र करने की। सिर्फ डायरेक्ट लिमिट निकालो, ये वाला चीज निकालो, डायरेक्ट ये वाली चीज, डायरेक्ट ये चीज निकालोगे आप। देखो कैसे निकालोगे, इसको रफ कर दूं, अभी क्वेश्चन आएंगे इसके जैसे भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। डायरेक्ट हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 एफ एक्स, डायरेक्ट निकालेंगे मेरे भाई, लिमिट x टेंडिंग टू 1 एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, कोई दिक्कत ही नहीं, लेफ्ट में राइट में कोई दिक्कत ही नहीं है, 2x प्लस 3, x का मान भरो, और मैंने कहा है लिमिट के मान को भरते समय इनफाइनाइट से बचना है, ना पंगा नहीं लेने का, इनफाइनाइट से पंगा नहीं लेने का, इनफाइनाइट नहीं आएगा, इनफाइनाइट अगर आ गया तो फिर इसका मतलब आप गलत कर रहे हो, फिर उसको हमें कुछ और एडजस्टमेंट करके, जो कि हमने 13वें चैप्टर की 11th क्लास की 13.1 के अंदर क्वेश्चंस के अंदर जो काम करे थे वो हम काम करने पड़ेंगे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट लिमिट भरो, लिमिट भरेंगे तो 2 गुणे 1 प्लस 3 बराबर आ जाएगा 5, बस यही लिमिट है, इसका मतलब लिमिट निकल आई। हम लोगों को राइट एंड लेफ्ट चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम f फलन मान निकालेंगे x इज इक्वल टू 1 पर, और विच इज 2x प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, है ना। इसमें आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पे भी तो डेफिनेशन यही है भाई, x इज इक्वल टू 1 पे भी तो fx की डेफिनेशन कितनी है, 2x प्लस 3 है, ठीक है ना। तो आप इसे देखेंगे सॉल्व करके, ये भी 5, तो लिख देंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx बराबर है fx इज इक्वल टू 1 पर जो वैल्यू है, और ये 5 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 1 पर fx जो फंक्शन है इनके 2x प्लस 3 कॉन्टिन्यूअस है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। मतलब मैंने बात क्या बताई, मैंने बात ये बताई आपको, एज ए नोट आप लिखें, इसको नोट कर लें,
एज अ नोट आप लिखें, यहां मैं छोटी सी बात लिख रहा हूं, उस बात को आप नोट के रूप में लिखें कि अगर x इज इक्वल टू a के लेफ्ट साइड में फंक्शन राइट साइड में फंक्शन सेम होगा, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में फंक्शन राइट साइड में फंक्शन सेम होगा, ठीक है ना, तो फिर आप लोग डायरेक्ट निकालोगे, क्या निकालोगे आप, डायरेक्ट लिमिट x टेंडिंग टू a fx निकालोगे आप डायरेक्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं निकालनी है। लेकिन अगर इस x इज इक्वल टू a के लेफ्ट साइड में फंक्शन सपोज कर लो f1x है और राइट साइड में फंक्शन f2x है, तो भाई मेरे, तो फिर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे यूजिंग दीज फॉर्मूलाज, फिर आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे यूजिंग दीज फॉर्मूलाज, तब आप कार्यक्रम ये करोगे, ठीक है ना। जरा फटाफट इन चीज़ों को जरा नोट करें और फिर मैं आपके सामने लेके आता हूँ आपका एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, आपका एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। अच्छा एक बात सुनो मेरी, कुछ बातें लिखते चलें साथ साथ तो अच्छा है। ये जो फंक्शन है ना, ये वाला जो फंक्शन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा ये जो फंक्शन है 2x + 3, इसको हम कह सकते हैं रेखिक फलन है। ये क्या है, ये रेखिक फलन। आप कहोगे रेखिक का मतलब सर लीनियर फंक्शन, क्योंकि आपने इक्वेशंस पढ़ी थी, रेखिक समीकरणें क्या होती हैं कि y है ना, रेखिक समीकरणें ax + के by इज इक्वल टू c, इस टाइप की समीकरणें क्या होती थी, रेखिक समीकरण, रेखा का समीकरण होता है, रेखिक समीकरणें होती है ना, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, रेखिक समीकरण का ग्राफ अगर कभी बनाओगे तो एक रेखा ही आएगा और ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। आज के बाद अगर आपको रेखिक समीकरण आपको देखने को मिल जाए, इसको देखो सुनो, आप कहोगे सर इसमें y तो नहीं है, y इज इक्वल टू एफ एक्स कहते हैं ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसको लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू 2x + 3, ठीक है ना। तो ये एक रेखिक फलन है, देख लो ऐसा ही तो है, बस थोड़ा सा y को उधर ले आए, उसको उधर लेते जाए, तो ये है। तो इसके साथ एक नोट लिख लो, वो नोट क्या लिखोगे आप, मैं थोड़ी सी जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने लिए, ठीक है ना, कि इस नोट को लिखेंगे, इस क्वेश्चन के साथ साथ एक नोट समझा आपने, बहुत जरूरी है वो नोट लिखना, ठीक है, सॉरी। तो नोट होगा एनओटी, नोट नंबर 1 डाल दो इसको, आप नोट लिखते चलेंगे और नोट नंबर 1, ऐसे नोट काफी सारे आएंगे कि रैखिक फलन जिसको लीनियर फंक्शन कहते हैं, रैखिक फलन, लीनियर फंक्शंस जो होते हैं, फंक्शंस, ठीक है ना, लीनियर फंक्शंस, ठीक है ना, लीनियर फंक्शंस, ठीक है ना, हर जगह या फिर हर जगह, एवरीवेयर, हर जगह मतलब एवरीवेयर का मतलब x के सभी वैल्यूज के लिए, हर जगह, बड़ी देसी भाषा में लिख रहा हूं मैं, हर जगह कॉन्टिन्यूअस होते हैं, इस बात को दिमाग में रख लो भाई। देखो ना, अभी जो क्वेश्चन है f(x = 2x + 3), क्या x का कोई ऐसा मान है, आप बताओ मुझे, x का कोई भी ऐसा मान वास्तविक संख्या x के लिए जिसमें fx का मान ना निकल पाए? कुछ भी रखोगे, fx का एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा, 100%, ठीक है ना। तो इस नोट को याद रखें, इस नोट को नोट नंबर 1 माना के चलें कि रैखिक फलन हमेशा ही, इसका यूज करूंगा क्वेश्चंस के अंदर में, हर जगह कॉन्टिन्यूअस होते हैं, है ना, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, लीनियर फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, इंग्लिश में लिखना चाहो तो, ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। और एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा पानी पीना चाहूंगा यार, ठीक है, आप लोग तब तक थोड़ा सा रेस्ट करो, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं यार, है ना। चलिए बेटा, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 पे अगर देखें तो बड़े प्यारे प्यारे एग्जाम्पल हैं, वैसे देखने में बड़े छोटे छोटे हैं, लेकिन इसमें बातें हम लोगों को सीखने को बहुत बड़ी बड़ी मिलेंगी, ठीक है ना। तो अब हमारे पास जो फंक्शन है वो है f(x = x²), है ना। अभी मैंने एक नोट लिखवाया था आपको, और वो नोट ये लिखवाया था मेरे बेटे कि अगर हमारे पास गिवन पॉइंट्स x = जैसे a है, इसके लेफ्ट साइड में डेफिनेशन और राइट साइड में डेफिनेशन सेम हो, फिर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा करोगे कि लिमिट निकालोगे आप, लिमिट x टेंडिंग टू a
एफ एक्स डायरेक्ट निकालोगे आप, है ना, एफ एक्स निकालोगे और उसके बाद में आप निकालोगे, देखोगे कि एक्स इज इक्वल टू ए पर जो फंक्शन की वैल्यू वो देखोगे। सत्ता जा करने का सबसे बड़ा तरीका ये है। लेकिन ये दिस इज फर्स्ट पॉइंट है ना। और सेकंड में ये कहा था कि इस पॉइंट के दोनों साइड, यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन अलग है, f1x है, यहाँ पर दूसरी f2x है। तो फिर आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे और फिर आप लोग फंक्शनल वैल्यू यानी कि f की वैल्यू x इज इक्वल टू a पर चेक करोगे क्या है। फिर इन तीनों चीज़ों को देखने के बाद आप डिसाइड करोगे कि क्या फलन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। इस केस में आप देख पा रहे हैं इजीली कि x इज इक्वल टू 0 के दोनों तरफ कोई ऐसी कंडीशन ही नहीं दी है कि लिमिट चेंज है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो सीधा निकालेंगे हम कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स, इसका मतलब आ जाएगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर, 0 भर दो डायरेक्ट क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, 0 एक फाइनाइट नंबर होता है, 0 आ जाएगा। और अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पर मान निकालना चाहूँ तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखो ना एक्स इज इक्वल टू 0 भरोगे ये भी 0 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे आप इस बात को लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स बराबर है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू है, ठीक है ना। अतः यहां लिख देंगे, अतः फलन x इज इक्वल टू 0 पर सतत है या फिर सतत भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस है ना, कॉन्टिन्यूअस है। तो चलिए आपको समझ में आया होगा एग्जाम्पल। इसके साथ भी एक नोट चला फिरा आ सकता है, आपने पढ़े थे बहुपद फलन, ये बहुपद फलन का ही एक हिस्सा है। तो नोट नंबर सेकंड आप लिख लें, इसकी भी जरूरत हम लोग कहीं ना कहीं कर लेंगे कि जो बहुपद फलन होते हैं, बहुपदीय फलन, बहुपदीय है ना, बहुपदीय फलन जो होते हैं, है ना, फलन, बहुपदीय फलन कौन से होते हैं, ऐसे फंक्शन जैसे कि हमारे पास में कि a(n)x की पावर n है ना, बहुपदीय फलन की डिटेल इसमें दी गई है आगे, ठीक है ना, आपके पास में। तो बहुपदीय फलन के बारे में मैं सोच रहा हूँ पढ़ा दूँ अभी या अभी ना पढ़ाऊँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, रुक जाओ, चलो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी सिर्फ सीधे बात चल रही है, सीधी करो, मैं एक लेक्चर के अंदर पूरा लिखवा दूंगा ये सब कौन सा फलन कहाँ कॉन्टिन्यूअस होता है। अब चलिए एग्जाम्पल, इसको जरा नोट करें फटाफट, है ना, हमने यूज करके कर लिया। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 3। लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन जो दिया गया है उसने कहा है कि एक फंक्शन है x इज इक्वल टू 0 पर फलन, x इज इक्वल टू 0 पर हमें जो फलन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड x, ये मापांक फलन है, इसको हम कहते थे मापांक फलन, याद करो, मापांक फलन, ठीक है ना। कौन सा फलन बेटा, मापांक फलन है ये, इसकी जांच करनी है। देखो सुनो, इसको तो हमने वहां तोड़ के भी लिखा था, देखो एफ एक्स की डेफिनेशन को हम ब्रेक कर सकते हैं 0 पर। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनना, x इज इक्वल टू 0 फंक्शन कहोगे सर डेफिनेशन सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब हम 0 से छोटी बात करते हैं तो वैल्यू -x आएगी, ठीक है ना। x की वैल्यू अगर हम माइनस में लेके चलते हैं, मतलब इधर वाला हिस्सा क्या है, इधर वाला ये तो x इज इक्वल टू 0 की बात होगी, x इज इक्वल टू, यहाँ x की वैल्यू 0 से जब छोटी होगी, यानी कि x की वैल्यू 0 से जब छोटी होगी, है ना, आपके पास में x की वैल्यू 0 से जब छोटी होगी तो मेरे भाई फंक्शन हो जाएगा -x, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिव देता ना वैल्यू, लेकिन जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो आएगा प्लस का x। तो इस फंक्शन को हमने पहले भी 2-3 बार 11th में भी ब्रेक करके दिखाया था कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो -x वैल्यू आती है, और अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर होती है तो x वैल्यू आती है। ये 2 केस हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब यानी कहने की बात ये है,
अब यानी कहने की बात ये हुई मेरे भाई कि फंक्शन इस तरीके की कैटेगरी में चला गया कि अगर हम लोग देखें कि x इज इक्वल टू 0, इसकी बाई तरफ यानी कि तो फंक्शन एफ एक्स की डेफिनेशन काम में आएगी -x, लेकिन दाई तरफ एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी काम में x। तो अलग अलग डेफिनेशन है दोनों तरफ। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। और ध्यान रहे x इज इक्वल टू 0 पर भी हमारा फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ही है ना, क्योंकि उसने देखो यहाँ बराबर का चिन्ह हमने लगा लिया है। या ना लिखो कोई बात नहीं, तो निकाल लेंगे क्योंकि ऊपर भी एफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया है तो उससे निकल जाएगा। तो पहले मैं निकाल रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेट्स फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, x टेंडिंग टू किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, 0 पर, तो 0 नेगेटिव एफ एक्स। इसका मतलब फिर हम h वाली टेक्निक लगाएंगे, जो फॉर्मूले आपने लिखे होंगे अपनी फॉर्मूले पर ध्यान दो, जो मैंने फॉर्मूले लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालने के लिखवाए थे वो ध्यान दो। तो ये हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h इज इक्वल टू, अब सुनो ध्यान से, इस बात को ध्यान से देखो, 0 माइनस h मतलब लेफ्ट हैंड साइड की बात हो रही है, 0 से छोटी वैल्यू की बात हो रही है, तो फंक्शन ये वाला काम में आ जाएगा। यानी कि आपके पास में -0 माइनस h लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड जब एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे तो -0 माइनस h। जब इसमें मैं 0 भरूंगा फाइनली ये 0 आ जाएगा, चेक कर लो, 0 भरोगे 0 आ जाएगा। सिमिलर मैनर से जब मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 सॉरी f ऑफ x 0 पॉजिटिव, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h एंड इट विल कम लिमिट h टेंडिंग टू 0। और राइट साइड में हम देख पा रहे हैं डेफिनेशन x है, तो यानी कि 0 प्लस h की वैल्यू 0 भरो, फिर से आंसर 0 आ जाएगा। अब f की वैल्यू निकालो x इज इक्वल टू 0 पर, और आपको पता है f एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ x, यानी कि मोड ऑफ 0, 0 का मोड 0 ही होता है। तो आप एक बात देख पा रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जो बराबर होता है वो x इज इक्वल टू 0 पर जो फलन का मान है उसके बराबर है। तो लिख देंगे अतः x इज इक्वल टू 0 पर एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ x सतत यानी कि कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है। बात समझ में आई। ये मापांक फलन होता है, इसके लिए नोट नंबर 2 आप डाल लें, जो नोट नंबर 1 हमने लिखा है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में, नोट नंबर 2 मापांक फलन मॉड्यूलस फंक्शन, अंग्रेजी में क्या कहते थे, मॉड्यूलस फंक्शन, है ना, मॉड्यूलस फंक्शन, जो कि 11th क्लास में हमने इसका ग्राफ भी सीखा है। ग्राफ बना दूंगा, इसको मैं दिखा दूंगा ग्राफ बना के। अभी मॉड्यूलस फंक्शन हर जगह एवरीवेयर को हर जगह तो कहेंगे हिंदी में, मैंने इंग्लिश में पढ़ा है ना पहले, तो नहीं हिंदी में भी पढ़ा है, ऐसी बात नहीं है। तो लैंग्वेज इंग्लिश में आसान पड़ती है बनानी थोड़ी सी इस केस में, वैसे हिंदी से बेस्ट कुछ नहीं होता क्योंकि हमारी मातृभाषा है भाई, और हमें जितना फील हिंदी में आता है उतना किसी और अन्य भाषा में नहीं आएगा, लेकिन सेंटेंस बनाने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। मॉड्यूलस फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस होते हैं, अंग्रेजी में कहेंगे द मॉड्यूलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, है ना, हर जगह कॉन्टिन्यूअस, इस नोट को याद रखें, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो ये वाला नोट नंबर 2 के रूप में आएगा। हमने 2 नोट लिखवाए हैं फलन को लेकर के, एक मापांक फलन का हो गया और एक हमने रैखिक फलन के बारे में लिखवाया था, ठीक है। चलिए बेटा इसको जरा फटाफट आप लोग नोट करें। अच्छा इसके ग्राफ के बारे में जानना चाहते हो थोड़ा सा, देखो मैं बताता हूँ आपको, ये वाला मैं हटा रहा हूँ ग्राफ, देखो ग्राफ इसका कैसे बनता है। देखो ये x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस हो गया, यहां से देखो एफ एक्स की वैल्यू है -x जब x की वैल्यू 0 से छोटी है। देखो एक टेबल बना लो, यहाँ टेबल बना लो, 0 से छोटी वैल्यू का मतलब नेगेटिव वैल्यू, x यहाँ आ जाएगा, x यहाँ आ जाएगा, एफ एक्स नीचे आ जाएगा। जैसे मान के चलो कि हमने क्या करा, -1 रखा, x की वैल्यू -1 रखा, ठीक है, तो वैल्यू +1 आ गई, -2 रखा तो +2 आ गई, -3 रखा तो +3 आ गई। तो क्या मिलेगा देखो पॉइंट्स, यानी कि x इज इक्वल टू -1 तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा ऐसे करके, ठीक है ना। देखो
-1 -2 -3 -4, ठीक है ना। इधर की तरफ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऊपर 1 2 3 एंड 4। अब देखो इनको प्लॉट करते हैं पहले। -1 है तो 1 वैल्यू आ जाएगी ये वाली, 0 पे 0 ही रहेगा, है ना। 0 पे देखें तो 0 पे 0 रहेगा, ये आ जाएगा। फिर 2 पे -2 पर देखोगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ को कहीं को मिल जाएगा। फिर 3 पे देखेंगे तो 3 यहाँ को कहीं को मिल जाएगा, 3 के सामने ही यहाँ पर। तो मैं इसको मिलाऊंगा तो यानी कि ये हिस्सा ऐसा बन जाएगा। ये कौन सा हिस्सा हो गया? लेफ्ट साइड वाला हिस्सा। अब अगर हम राइट साइड के देखें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, इसकी एक टेबल बना ले छोटी सी, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखें, यहाँ एफ एक्स की वैल्यू रखें, 1 2 ऐसे 3 वैल्यू निकाल लें। आपको पता है ना ये एफ एक्स को रिप्रेजेंट करेगी और ये वैल्यू ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो वैल्यू 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3, क्योंकि सेम है ना, आइडेंटिकल फंक्शन है, ठीक है ना आपके पास में। और 4 to 4, तो 1 है तो 1 रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा, ऐसे ही। तो ये इस तरीके से आएगा। तो ये ग्राफ होता है इसका। अब आप मुझे बताओ, इस ग्राफ को बनाने में कहीं चौक उठानी पड़ी क्या? कहीं चौक उठानी पड़ी क्या इस ग्राफ को बनाने में? नहीं पड़ी। इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस हर जगह होगा, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर होगा। तो थोड़ा सा ग्राफ आप भी हाथ पैर फेंक लिया करो, दिमाग की अच्छी एक्सरसाइज होती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मेरे बेटे ध्यान से सुनो। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। इसको जरा फटाफट जो चीज आपको नोट करने लायक लग रही है वो नोट करो, नोट जरूर नोट कर लें, ग्राफ भी इसका एक बार नोट कर लें आप लोग, ठीक है। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 4, उदाहरण नंबर 4 की बात करते हैं। और उसमें फंक्शन की डेफिनेशन दी है इसने कि बेटा एफ एक्स एक फंक्शन है, एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है ना, जिसमें अगर 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 यदि x इज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू है x की घात 3 प्लस 3 है घात 2 है, x की घात 3 की, हाँ 3, और इसकी वैल्यू 1 होती है अगर x की वैल्यू 0 हो जाती है। तो बेटे ध्यान से देखो, ये क्या केस है। x इज इक्वल टू 0 की देखो, x इज इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाती है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब 0 नहीं होती, चाहे लेफ्ट साइड में जाओ चाहे राइट साइड में जाओ, जब 0 नहीं होती है, जब 0 के बराबर नहीं होती है, तो एफ एक्स का वैल्यू x की घात 3 प्लस 3 है, एफ एक्स का वैल्यू x की घात 3 प्लस 3 है। तो आपको मतलब सीधी बात है, राइट लेफ्ट साइड में दोनों अलग अलग फंक्शन नहीं है, सेम है, तो आप लिमिट निकालोगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे तो चेक करवा रहा, हाँ, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, x की घात 3 प्लस 3, और 0 भरोगे तो आ जाएगा 3, ठीक है ना आपके पास में। ओके, अब देखो x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1 है। अब देखो लिमिट तो 3 है, यानी कि जो लिमिट है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, एफ एक्स जो है वो फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पर जो वैल्यू उसके बराबर नहीं है। देखो ना, ये 3 है ये 1 है, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। लिख देंगे ये फंक्शन, अतः x इज इक्वल टू 0 पर एफ एक्स डिसकॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना आपके पास में, असतत है या सतत नहीं है, या लिख देंगे सतत नहीं है, या लिख देंगे सातत्य नहीं है, या लिख देंगे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कुछ भी लिख दें, लेकिन बात सही है, ठीक है। तो बेटे अब आप लोग एक काम करना, जितना मैंने पढ़ाया है, मैंने बहुत ज़्यादा गहरा नहीं पढ़ाया है, सिर्फ इतना पढ़ाने की कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। इतना आप लोग ध्यान से पूरा रिवाइज करते हुए, नोट्स बनाते हुए समझें, और एक्सरसाइज के अंदर कुछ आपके समझ इस तरीके के सवाल अगर मिले तो उनको करके देखें, क्योंकि लेक्चर की लेंथ बढ़ जाएगी अगर मैं इस पूरा इंट्रोडक्शन एक में नहीं हो पाएगा भाई। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यहीं से शुरुआत करेंगे,
इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप लोग अच्छे से बेटे प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन चीज़ों की जो मैंने आपको बताया है। तो ठीक है, चलिए।